पाकिस्तान में एक बार फिर हुकूमत और तहरीक लब्बैक यानी टीएलपी के दरमियान कोई बातचीत नहीं सिरे चढ़ सकी और टीएलपी के मज़ाहमती जलसे अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और कई पुलिस एहलकार भी अब तक हलाक हो चुके हैं और इसके साथ साथ टीएलपी का कहना है कि उनके कारकुन भी ज़ख्मी हैं और कुछ हलाक भी हो चुके हैं। यह है सूरत हाल टीएलपी के हवाले से। पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हमेशा सोचते हैं कि आफ्टर ऑल टीएलपी हो या वहाँ पे कोई भी इस तरह का ग्रोह हो, किसी न किसी पॉलिटिकल या एस्टैब्लिशमेंट के ग्रोह की बैग के बगैर इस तरह आगे नहीं बढ़ते। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसके साथ साथ बातचीत करेंगे कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को फिर $3 अरब पार करने की इजाज़त दे दी, अगरचे उस पर भी जो सूद की शरह है वो 3+% होगी। और सऊदी अरब में क्यों ये नरमी पैदा हुई या क्यों वो अकोमोडेट कर रहे हैं, ये सब बातें आज हम करेंगे पाकिस्तान की मारूफ जर्नलिस्ट आलिया शाह से। हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद है लाहौर से। मैं खुश आमदीद कहता हूँ आलिया को। जी आलिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने वक्त दिया। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है चूँकि अभी तो लाहौर की हदूद से टीएलपी का जो कारवां है वो निकल के इस्लामाबाद की तरफ जा रहा है। सरकार ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी उन पर और जो मुआहदा होता होता नज़र आ रहा था वो भी नहीं हो सका। इस सारी सूरत हाल को आप लाहौर में पाकिस्तान में बैठे हुए कैसे देख रही हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताहिर गोरा साहब फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। ये जो आपने बात की वैसे तो सही, आपने जो भी कुछ कहा कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इंटरनल पॉलिटिक्स और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स को हम देखें तो काफी गंभीर सूरत हाल है। और अगर हम टीएलपी से ही उसका आगाज करें तो जैसा आपने कहा कि टीएलपी का अभी कारवां जो है वो तो इस्लामाबाद की तरफ रमा दमा था ही, लेकिन फिर दरमियान में हमने ये देखा कि अचानक से पहले फवाद चौधरी साहब जो हैं वो नमूदार हुए टीवी पर और उन्होंने कुछ उनके हवाले से जो है वो बातचीत की। और उसके थोड़ी देर के बाद हमारे जो वजीर दाखिला साहब हैं शेख रशीद साहब, वो भी नमूदार हुए और फिर उन्होंने भी उस जो स्टेप लिया गया वो बताया कि जिसके मुताबिक उनका कहना ये है कि अब रेंजर्स को तलब कर लिया गया और पंजाब हुकूमत जो है अब वो जिस तरीके से भी चाहे रेंजर्स का इस्तेमाल कर सकती है। यानी वो उसकी स्वाबदीद पर है कि वो रेंजर्स को किस तरीके से रखती है। चाहिए 60 डेज के लिए, 60 दिन के लिए जो है वो रेंजर्स तलब की गई है और जिसमें ये कहा गया है कि टीएलपी के लिए ही ये किया गया। एक तो ये सबसे बड़ी बात ये, और फिर ये भी कि फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया कि अब हम इसको एक सियासी जमात के तौर पर नहीं ले रहे बल्कि हम इसको एक अस्करी विंग, यानी ये कि आप कह लीजिए एक अस्करी जमात के तौर पर हम इसको ले रहे हैं। और क्योंकि ये एक मिलिटेंट पार्टी बन चुकी है और इसमें कह तो रहे हैं कि 3 पुलिस वाले, लेकिन इससे ज्यादा की शुनीद है कि इतने पुलिस वालों को उन्होंने एक बार फिर मार दिया। यानी इससे पहले भी आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जब ये आए थे सड़कों पर तो उस वक्त भी किस तरीके से उन्होंने तकरीबन मेरा ख्याल है 8-10 के करीब उनको होस्टेज बनाया था पुलिस वालों को, फिर कितने लोग मार दिए थे और क्या कुछ हुआ था। तो अब फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब दोनों ने जो है वो मिलजुला के जो बात की उसका नतीजा ये था कि क्योंकि इन्होंने क्लाशनकोफ का भी इस्तेमाल किया, इन्होंने राइफलों का भी इस्तेमाल किया और तकरीबन 3 के करीब जो हैं वो पुलिस वाले भी इसमें शहीद हो गए। तो लिहाजा अब हम इसको एक सियासी पार्टी के तौर पर डील नहीं कर रहे बल्कि हम इसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि ये एक मिलिटेंट पार्टी है और इन्होंने जो इस्तेमाल किया है वो दहशतगर्दी की दफात हैं। लिहाजा रेंजर्स को तलब कर लिया गया है और जो रेंजर्स है अब वो पंजाब में इस जमात को देखेंगे कि किस तरीके से इसको लेकर चलना है। तो आप जानते हैं कि रेंजर्स जब आ जाए तो फिर तमाम मामला जो है वो किस तरफ निकल जाते हैं। फिर तो जाहिर है कि अब मामला जो है वो सब रेंजर्स के हाथ में होगा और 60 डेज तक तो कम से कम जो है वही देखेंगे इस मामले को। आपने कहा आलिया कि अब ये मामला जो है इसको एक सियासी पार्टी के तौर पर नहीं देखा जा रहा बल्कि इसको ट्रीट किया जा रहा है एक मिलिटेंट ग्रोह के तौर पर। मगर शेख रशीद ने अभी 4-5 रोज़ पहले ही कहा था कि हम मजहबी लोगों से किसी किस्म का जो तनाव है या किसी किस्म का क्लैश जो है वो नहीं लेना चाहते। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये यू टर्न क्यों आया शेख रशीद और पाकिस्तान की हुकूमत के बीच में, जब हम देखते हैं उनका जो नैरेटिव एकदम से बदलता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से? जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो आप भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि इनको बनाने वाले कौन है।
हम ही तो हैं। यानी ये कि जो अब ये कह रहे हैं कि अब जिन जो है वो बोतल से बाहर आ चुका है, तो उसको आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस जिन को क्रिएट किसने किया है। और फिर ये भी याद रखिएगा कि अभी ये बात ये कही तो जा रही है, पहले तो मैं ये, बाद में मैं इस तरफ आऊंगी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये भी किसी ना किसी मफाद के जेरे तहत ये हो रहा है। क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं नहीं समझती कि जिस तरीके से हमेशा से ऐसी जमातों से फायदा उठाया जाता है, पाकिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान की सियासी जमातों से लेकर इदारों तक, और इसके अलावा हम जानते हैं कि जो इस तरह की चीजें हैं, जो इस तरह की पार्टियां जो बनाते हैं, वो उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सियासी पार्टियों के खिलाफ भी, सियासी मफादात हासिल करने के लिए भी, इलेक्शन को किसी और तरफ ले जाने के लिए भी। और जो टीएलपी है उसको अगर हम जो ये बात अब कही जा रही है कि जी ये जो है ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, इसकी वजह ये है कि सियासत में हमने उनको इतना इन करवा दिया था कि तीसरी बड़ी जमात ये बन चुकी थी। यानी ये कि पीएमएलएन और पीटीआई और उसके बाद पीपल्स पार्टी तो जानते हैं हम, सिंध तक है। तो पंजाब की जब हम बात करते हैं, तो इतनी मतलब ये कि इसके बावजूद कि पाकिस्तान में जो इस्लामी मिलिटेंट जमातें होती हैं उनको वोट नहीं मिलता, सीट्स नहीं मिलती, वोट तो फिर भी मिल जाता है, सीट्स नहीं ले जाते। लेकिन टीएलपी वो ग्रोह है कि जिसको हमने खुद अपने हाथों से बनाकर, इन्हीं लोगों ने जो अब उनको अपने आप को अलग कर रहे हैं उनसे, कि इनको बनाने वाले, इनको लाने वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी तो इनको दूर इसलिए करना पड़ रहा है कि इनका सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो ये है कि वही फ्रांस के सफीर वाली बात, और के जी एम्बेसडर को जो है वो निकाला जाए। और पाकिस्तान पहले ही इस वक्त जिस तरीके से फंसा हुआ है, आप जानते हैं कि वहां से गाहे बगाहे इस तरह की आवाजें आती रहती हैं। हमारा जो हमारा जीपीएस स्टेटस है उसके हवाले से भी, और इसके अलावा जो फ्रांस है उन्होंने भी किस तरीके से पाकिस्तान को कई मर्तबा धमकी जो है वो आ चुकी है। तो इस सिचुएशन में कि जब इकोनॉमी पहले ही ढेर हो चुकी है और मईशत जो है वो तो बिल्कुल जमीन पर, और उसके अलावा जो अंदरूनी मामलात हैं सियासत के, वो तमाम पार्टियां एक तरफ, एक पार्टी जो बरसर इक़्तिदार है वो एक तरफ। तो इस वक्त मुझे यही लगता है कि ये बहुत जरूरी समझा जा रहा था कि इसको टैकल कर लिया जाए पहले, इससे पहले कि बाहर से कोई और आवाज उठे। और जिस तरह की आप जानते हैं कि फैटफ का मामला, 4 महीने और हम फैटफ में जा चुके हैं। तो इस सूरत हाल में अगर फर्ज कीजिए कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि क्यों किया गया, अगर इसको इसी तरीके से रहने दिया जाता तो उसकी एक तो बड़ी खराबी ये होती कि जहां 4 महीने, तो फिर वो आगे चल के क्या होता, क्योंकि इसको ठीक तरीके से लेना बहुत जरूरी है। अगर आप ताहिर साहब ये देखिए कि कई मर्तबा पाकिस्तान को ये कहा जा चुका है कि जो शराइत आपको दी गई हैं वो आपने पूरी की हैं, किसी हद तक उसके कुछ पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन वो जो पॉइंट्स हैं वो इतने अहम है। और उसमें एक बड़ा मामला जो है वो टीएलपी का है। और टीएलपी बाकायदा पहले भी जो कुछ होता रहा, नाम ले लेकर जो है फ्रांस को और इसके अलावा यूरोपीय यूनियन के हवाले से जो गुफ्तगू होती रही, तो इस वक्त अगर इसको ना टैकल किया जाता तो ये बड़ी एक, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए मसला खड़ा हो जाता। लेकिन इससे पहले कि आप अगले सवाल की जानिब बढ़े, मैं इसमें एक आपको बता दूं, क्योंकि आपने ये मुझसे पूछा कि इसकी क्या वजूहात हैं। इसमें सिर्फ यही वजह नहीं है मैं समझती कि बाहर से जो है वो दबाव है, बल्कि इसमें बड़ी वजह हमारे सियासी मैदान जो है वो भी है। इसकी वजह यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी एक रिट कायम करने की कोशिश की, और उन्होंने ये कहा कि मुझे मेरी स्पेस चाहिए। और उन्होंने डीजीआईएसआई का जो मामला था उसके ऊपर अपनी एक, जिसको हठधर्मी कहा जा रहा है, जिसका कोई फायदा या नतीजा नहीं निकला, क्योंकि सब जानते थे और वही हुआ कि इमरान खान साहब वजीर आजम को उन्हीं को लगाना पड़ा जिसकी शुनीद थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था, सबको पता था, जिनका नाम आया था। तो उन्होंने ये एक अपनी तरफ से तो इलेक्शन के लिए, आने वाले इलेक्शन में, कि देखें मैं खड़ा हो गया हूं, मैं सामने अब आ गया हूं इदारों के सामने, और ये ना समझा जाए कि मैं सिलेक्टेड हूं, ये ना समझा जाए कि मैं इनके कहे पर चलता हूं। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये जो कुछ हुआ, तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक थोड़ा सा हाथ मरोड़ने के लिए, कान मरोड़ने के लिए, अक्सर पाकिस्तान की सियासत में इस तरह के इकदाम किए जाते हैं कि ऐसी जमातों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरा ख्याल ये है कि एक ये भी अंसर मौजूद है। जी देखिए, आपने बड़ी अहम बातें की, और आपका ये कहना कि ये एक तरह का मैसेज भी हो सकता है इमरान खान के लिए, मगर पीछे आपने कहा कि ये एक ऐसा जिन है जो बोतल से बाहर आ चुका है, यानी टीएलपी या इस तरह के जो वहाँ पे मजहबी गिरोह हैं। सवाल ये है आलिया कि ये कोई छोटे गिरोह नहीं है, ये बिलाशुबा ऐसे जिन हैं जिनको बोतल में बंद कर दिया जाता है, फिर बोतल से निकाल दिया जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। मगर ये बात भी तय है कि इन
की हमायत करने वाले मिलियंस एंड मिलियंस ऐसे पाकिस्तानी मौजूद हैं जो बेचारे बहुत ज़्यादा मामलात को गहराई से नहीं समझते, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का शिकार होते हैं, और ऐसे मिलियंस और मिलियंस पाकिस्तानी जो मजहबी इंतहा पसंदी को पसंद करते हैं, उनको मालूम भी नहीं कि ये मजहबी इंतहा पसंदी है। तो इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे ग्राउंड्स हैं उसमें ये माइंडसेट बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है, और उस माइंडसेट को मैनूवरिंग करने के लिए वो जो जिन निकालने और बंद करने का अमल है वो फिर ताकतें खेलती हैं। क्या आपको ये माइंडसेट बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसकी वजह यह है कि अभी आज जब ये बातचीत हुई, जब फवाद चौधरी और शेख रशीद साहब उन्होंने आकर ये ऐलान किया कि अब जो है हमने ये अब तरीका ढूंढा है कि रेंजर्स को तलब कर लिया गया है, और तो उसी वक्त जो है ये भी कहा गया साथ में कि टीएलपी की इसको सपोर्ट भारत की हासिल है। यानी आप अंदाजा ये कीजिए कि हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं कि हमें ये नहीं मालूम कि अब बच्चा बच्चा यहाँ का ये जानता है कि असल में क्या गेम खेली जा रही है, क्या खेल खेला जा रहा है। कि अगर फर्ज कीजिए आप ये बात कर रहे हैं, वही बात जो आपने कही उसी का ये शाखसाना है कि उन्होंने ये कहा कि दरअसल क्योंकि अब वो इनके खिलाफ हो गए हैं कुछ देर के लिए और उनको ये इकदाम लेना पड़ रहा है, लिहाजा रियासत ये कह रही है, लिहाजा हुकूमत ये कह रही है कि दरअसल इनके पीछे तो पाकिस्तान का दुश्मन भारत है और उसकी सपोर्ट हासिल है इनको। तो सोचने की बात ये, उस वक्त सवाल हर कोई ये उठा रहा है कि फर्ज कीजिए अगर ऐसा है तो फिर यही तो टीएलपी वाले थे जो कई मर्तबा लाए गए, कई मर्तबा वापस ले जाए गए और फिर इनमें पैसे भी तकसीम किए गए। तो फिर क्या ये समझा जाए कि अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें दुश्मन जो है उसका हाथ है, तो उनको जो पैसे तकसीम किए गए थे तो वो आपने दुश्मन के एजेंट्स में ही पैसे तकसीम किए थे? ये बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं इस वजह से, क्योंकि ये तो हमारा वतीरा है, ये तो हमारी हमेशा से ये प्रैक्टिस रही है कि हमने जब कभी कोई अपना मफाद हासिल होना होता है तो क्या करते हैं, हम भारत का नाम लगा देते हैं, हम फौरन कहते हैं इसके पीछे तो ये है। तो अब आप अंदाजा ये कीजिए कि वो लोग जिनको हम और यही लोग ये कहा करते थे कि देखिए ना अब क्या करें, आखिर हम में से ही है ना, क्या करें, अब उसको किसी ना किसी तरह तो निपटना है। यानी जब उनकी जरूरत होती है तो उस वक्त ये बयानिया अपनाया जाता है। लेकिन अब क्योंकि उनके साथ जरा आहनी हाथ से निपटने का एक थोड़ी देर के लिए फैसला कर लिया गया है, और वो भी जाहिर है कि वरना उसके बगैर तो मुल्क के मामला चलेंगे नहीं, ये जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे फेटफ का जो आ रहा है मामला। तो इस सूरत हाल में फिर उन्होंने क्या कहा कि ये तो वो लोग हैं जिनके पीछे दुश्मन है। तो मतलब ये एक इस कदर बचकाना सोच है। अब मैं ये समझती हूँ कि अब देखिए जैसे ही उन्होंने ये बात कही जो मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से और होम मिनिस्टर की तरफ से जैसे ही बात की गई, उसी वक्त सोशल मीडिया पे शुरू हो गया कि ये बात आप क्या कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि ये अगर भारतीय एजेंट हैं तो इनको जो पैसे दिए गए थे तो वो आपने दिए, सब जानते हैं किसने दिए थे, तो वो फिर आप ही, फिर इसका मतलब है ये सब कुछ करते हैं और दुश्मनों को आप पैसे तकसीम करते हैं। तो ये सवाल तो फौरन उठ के खड़े हो जाते हैं। आपने ये सही कहा कि पाकिस्तान का एक बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जिनको बेवकूफ बनाना बहुत आसान होता है आवाम को, और बड़ी आसानी से मजहब कार्ड इस्तेमाल करके, रिलीजन कार्ड यूज करके उनको बेवकूफ बना लिया जाता है। लेकिन अब सोशल मीडिया के आने की वजह से एक बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो समझती है कि नहीं, ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे ये मकसद है इनका, और यही वजह है कि फिर हुकूमत को ये भी बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो सोशल मीडिया पे जो है वो गलत खबरें ना फैलाएं। मतलब ये कि उनका मतलब ये होता है कहने का कि सच्चाई जो है वो सामने आ रही होती है तो लोगों को सच्चाई ना बताई जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बिल्ली चूहे का खेल है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक लंबे अरसे से खेला जा रहा है, और ब्लेम गेम जो है वो खेली जा रही है, ये इसी तरह ही चलता रहेगा मामला। चूँकि अभी आपने पीछे कहा कि इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी है और फाइनली फिर पाकिस्तान को एक अब कोट अन कोट ये अच्छी खबर कहूँगा, वैसे तो अच्छी खबर नहीं है कि आपको फिर अमदादें लेनी पड़ रही हैं, और जबकि इमरान खान के दावे थे कि हम अमदाद नहीं लेंगे, लेकिन सऊदी अरब ने फिर पाकिस्तान को कहा कि चलिए हम आपको $3 अरब फिर दे देते हैं, और वो पार्क होगी मनी, यानी जैसे गाड़ी पार्क हो जाती है किसी की और किसी की जगह पे, और वो कहते हैं आप चला नहीं सकते, बल्कि पार्किंग वाला तो फीस भी देता है अपनी गाड़ी पार्क करने का। वो उल्टा ये कह रहे हैं कि जो कि जाहिर है उनका हक बनता है, वो कह रहे हैं कि हम अपनी पैसे की पार्किंग का 3+% जो है वो आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे।
और पिछले बार हमने ये देखा कि सऊदी अरब किसी बात पे नाराज़ हो गया तो उसने पाकिस्तान से कहा कि जी हमें हमारा पैसा वापस करो, तो इनको चीन से $1 बिलियन लेके वापस करना पड़ा। और जो $9 अरब की पिछले बार की एक डील थी जिसमें सऊदी अरब ने ये कहा था कि हम आपको $9 अरब का तेल देंगे उधार पे, यानी आपसे पैसे नहीं लेंगे, $9 अरब का तेल देते रहेंगे, फिर बात करेंगे। वो भी उन्होंने कोई मेरा ख्याल है 20+ करोड़ का तेल दिया और कहा नहीं हम आपको तेल नहीं दे रहे। इस बार उन्होंने कहा कि $1.2 बिलियन का हम आपको तेल देंगे। तो ये एक तरफ पॉलिटिकल टर्मोइल और ड्रामे ना खत्म होने वाले हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बुरी है कि इनकी ये खुशकिस्मती होती है कि सऊदी अरब ने ये कह दिया चलिए आपको पार के लिए पैसे दे देते हैं। ये इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। तो ये सारा नैरेटिव क्या है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप कि जो आपने याद दहानी करवाई कि इससे पहले भी सऊदी अरब इसी तरीके के अमल के तहत जो है वो पाकिस्तान की मदद कर चुका है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये भी एक उसी तरह का आप समझ लीजिए कि एक लाएअमल है कि एक उसी तरीके से चलें। एक मर्तबा फिर हम अपने उस यानी क्या कहना चाहिए कि कोलैप्स होने के उस पॉइंट पर आ चुके हैं कि जिस वक्त जब ये कहा जाए कि नहीं भाई अब तो डिफॉल्ट होने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ कहीं से तो मांग लिया जाए, ले लिया जाए। प्रॉब्लम मैं ये समझती हूँ कि ये जो तकरीबन $4 अरब 20 करोड़ की बात हो रही है सऊदी अरब की तरफ से, जो भी जो है वो मदद की गई इसमें तेल के उसमें, और खास तौर पर गैर मुल्की ज़खायर जो हैं, दरअसल वो ये क्योंकि आपको ये मैं बताती चलूँ कि 175 रुपीस का जो है वो हो चुका था, तकरीबन 175 पर आ चुका था डॉलर, जो कि फिर अब 173 पर पहुंचा है इसके बाद जब ये सारा हुआ। तो इस सिचुएशन में जाहिर है बहुत ही, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए और इस हुकूमत के लिए ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन ये होनी चाहिए कि एक मर्तबा फिर आपने वही तरीका इस्तेमाल किया कि आप लेकर पहुंचते हैं बैगिंग बॉल और आप कहते हैं कि जनाब मुझे थोड़ा सा जो है वो आप कुछ इस तरह का दीजिए, कुछ इस तरह की मदद कीजिए कि हम कुछ अरसे के लिए जो है वो इससे निकल पाए, बजाय इसके कि हम अब 3 साल के बाद अपने पांव पर खड़े हो चुके होते। भाई पांव पर नहीं खड़े हो चुके होते, कम से कम हम इतना कर चुके होते कि हमें दोबारा से ये जो है कदम ना उठाना पड़ता। वही दोबारा हुआ। और हुकूमत का क्या फायदा, यानी जो मिनिस्टर्स हैं, शौकत तरीन साहब जिनका नाम पेंडोरा पेपर्स में आया हुआ है, जो इस वक्त इस सबको देख रहे हैं, तो मेरा तो सवाल ये होगा हुकूमत से और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कि उनको लगाने का तो मकसद ये था ना कि इस पे जो है वो थोड़ा काबू पाएं, कुछ भी करें, जो भी करें वो उनको, वो जानते हैं कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन अगर इमरान, क्योंकि ये जो मदद मिली है ये तो बिल्कुल उसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जो एक अपनी एक आप कह लीजिए दोस्ती का या इस तरह का एक रिश्ता जो है वो है, और हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस जो है वो इस तरह की मदद कर देते हैं, ये तो वही हुआ। लेकिन इसमें फिर वो मिनिस्टर्स जो लाए गए इसके लिए, जो मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ाई जाती है इसके लिए, जो इकोनॉमी को संभालने के लिए, तो वो कहाँ है? वो उनको इस वक्त कुछ होना चाहिए था ना उनकी तरफ से। लेकिन भाई $4 अरब और $20 करोड़ की जो आप बात करें वही हुआ है। अच्छा, इसमें ये है कि जो आपने बात की कि पहले भी उन्होंने वापस गुस्से में आए थे, नाराज होकर मांगे थे और फिर वापस करने पड़े थे। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे अंदर ना वो जो एक गैरत होती है कि जी उसके बाद तो कम से कम हमें ये नहीं करना चाहिए था कि जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी में आकर अपने पैसे वापस मांग लिए, और फिर इमरान खान ने भी फिर उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो चलें ठीक है, फिर उनको जो पैसे जो है वो वापस किए गए। इसके बाद कम से कम एक गैरत का तकाजा तो यही होता है कि दोबारा उनसे वो वाला अमल ना किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप संभाल ही नहीं पा रहे। जब इकोनॉमी आप संभाल ही नहीं पाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे ना कि कोई भी, अब आप ये देखिए कि 1 साल के दौरान इतना तो आपको संभल जाना चाहिए था कि जब आप दोबारा 3 साल के बाद उनसे ये कह रहे हैं तो कोई और तरीका इख्तियार करें। लेकिन फिर वही बात। तो मैं ये समझती हूँ कि इसका सिर्फ वक्ती फायदा ये तो है कि आप बिल्कुल एक उस पर जाते जाते एज पर फिर आप थोड़ा सा रुक गए और आपने कहा चलें थोड़ा सा डॉलर जो है वो मुस्तहकम जो है वो रुपया हो गया, कुछ बेहतर सूरत हाल हो गई, तेल आपके पास, और लेकिन सूद आपको देना पड़ेगा। और जितना बनेगा, एक तरफ ये है कि हम रिलीजन कार्ड यूज करते हैं और हम अपने आप को बड़ी इस्लामी हुकूमत कहते हैं और हम कहते हैं सूद और ये सब हराम, और दूसरी तरफ हम वही तरीके इख्तियार कर रहे हैं। जरा इनसे कोई पूछे, मैं तो ये समझती हूँ ताहिर साहब कि जरा इस हुकूमत से कोई पूछे कि आप हर चीज में जो है वो ये कहते हैं, इस्लाम को ले आते हैं, हर चीज में आप बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं ना, तो अब इस सूरत हाल में जब आप सूद देंगे तो उसको आप कैसे देखेंगे?
आप तो इन चीजों को हराम करार देते हैं, दूसरी तरफ आप यही करेंगे। तो मतलब बहुत ही ज्यादा एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अभी भी इसको संभाल तो लिया गया है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि डिफॉल्ट होने से बेहतर ये है, और उस नुक्ते पर पहुंचने से जो बेहतर ये होगा इमरान खान साहब को कि वो कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे ये कुछ संभल जाए। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो कोई ऐसा कदम उठाएंगे कि जिसके ऊपर वो कहेंगे कि बेहतर ये है कि मैं अपनी हुकूमत जो है अब कुछ इसको जो है वो खत्म किया जाए, कोई ऐसा तरीका आगे मिड टर्म इलेक्शन हो, जो भी हो, लेकिन वो संभलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि वो संभाल पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इमरान खान के जितने दावे थे इकॉनमी को दुरुस्त करने के, पैसा वापस लाने के और दूध की नहरें बहा देने के, इलेक्शन से पहले जो उनके दावे थे, वो ना सिर्फ इतने बोदे साबित हुए बल्कि इमरान खान और उनकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है किसी भी मामले की गहराई को समझने में और किसी भी इकनॉमिक बहरान की सूरत हाल को काबू करने के हवाले से। तो अवाम क्या जो इमरान खान को इतनी चाह से लाए थे, इस वक्त ग्राउंड पे क्या नज़र आ रहा है? वही अवाम इमरान खान के अब उसी तरह शदाई हैं, या उनको भी ये पता चल गया कि ये मुनाफकत, दोगलेपन और जालसाजी के अलावा इस रजीम ने भी कुछ नहीं किया? देखिए, ये तो अवाम को तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो मजा है वो चख लिया है अवाम ने। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बड़े चाव से और बड़े एक बहुत बड़ा इलेक्शन और पीटीआई के लिए ये कहा गया कि कैसी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो है वो वोट दे रही है, जिसने जो कभी वोट का इस्तेमाल ही नहीं करते थे उन्होंने बाहर निकलकर वोट दिया, सिर्फ एक इस बलबूते पर कि देखिए अभी तक जो आजमाया जिन लोगों को वो पहले से आजमाए हुए थे। और गो के जिस तरीके से इमरान खान साहब आए हैं उसमें बहुत बहुत ज्यादा लूपहोल्स हैं, बहुत कुछ अंदर शामिल था, ठीक है। इसके बावजूद लोगों ने ये जाना कि चले ठीक है एक नया जो है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि एक ऐसा सबक तो शायद पाकिस्तान की आवाम को इससे पहले कभी नहीं मिला होगा, खास तौर पर अगर हम मईशत के बारे में जो है वो बात करें। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ किसी भी चीज के बारे में आप उठाकर बात कर लीजिए। आप खारजा पॉलिसी देख लीजिए, हमने अपनी खारजा पॉलिसी के साथ इस दौरान क्या किया है, पाकिस्तान को हर तरफ से किस तरीके से रुसवाई का सामना, यानी एक बाइडन की कॉल को भी जो है वो लोगों ने, पूरी दुनिया ने मजाक बना लिया हमारे लिए, और उसका नाम लेकर जो है बाकायदा पाकिस्तान को छेड़ा जाता है, ये तंग किया जाता है कि देखिए बाइडन की जो है वो कॉल तक नहीं है यहाँ तक। और अभी तक जो है यही सूरत है। बल्कि मैं देख रही थी कि वो एक और सेनेटर जो हैं उन्होंने अभी ये कहा कि मैं कहूंगा प्रेसिडेंट बाइडन से कि जी वो ताल्लुकात जो है बेहतर बनाएं। असल में तो देखिए ताहिर साहब के जो पाकिस्तान की सिचुएशन अफगानिस्तान के हवाले से वाकई एक इम्पॉर्टेंट कंट्री तो है हमेशा से, यानी अगर हम अमेरिका के साथ जो है ताल्लुकात की जब बात करते हैं, मदद तो हमेशा की और दोनों बड़े क्लोज अलाई रहे, लेकिन इसके बावजूद कि पाकिस्तान को एक ऐसे मौके पर बिल्कुल पीछे और बिल्कुल दूर छोड़ देना जो है, बेशक कि इंडिया से बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के हैं और अब जो इंडिया है वो उनका बहुत क्लोज अलाई बनता जा रहा है, बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान की सिचुएशन में पाकिस्तान को छोड़ना तो नहीं चाहिए था अमेरिका को। लेकिन वो जानते हैं, उनको ये पता है कि इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं, इनके पल्ले कुछ है ही नहीं। तो जब पल्ले कुछ है ही नहीं तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये करना है कि हमसे पैसे मांग लेने हैं, और पैसे मांगने के बावजूद भी हमें जो है वो बातें सुनाते रहना है, हमें कुफार और ये कुछ डिक्लेयर करते रहना है और फिर पैसे भी मांगते रहना है। तो ये तो आप जानते हैं। तो अवाम जो है उसने तो मजा इस तरीके से चख लिया कि जो महंगाई का जो एक तरफ हम जहां टीएलपी के जिन की बात करें तो महंगाई का जिन भी जो है बोतल से निकला हुआ है इस वक्त, और ऐसी महंगाई कि शायद पाकिस्तान की आवाम ने इससे पहले इतनी शदीद महंगाई के दिन जो हैं और मुश्किल के दिन ना गुजारे हों कि जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है कि मतलब हर शख्स जो है वो जो वोट दे के लाया इनको या जिसने वोट नहीं दिया, हर एक की जुबान पर यही है कि इन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया हर चीज का। और देखिए बात यह है कि अभी जो पिछले दिनों इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठनी जनरल नदीम अंजम की तैनाती के सिलसिला में, और बिल आखिर उनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा, ट्वीट भी दी, लेकिन एक खटास तो आ चुकी है और उससे ये बात वाजे हो चुकी है कि अब इमरान खान उस तरह इस्टेब्लिशमेंट के भी, यानी उनके जो उनको लाए थे, चहेते नहीं रहे। तो आपको क्या नज़र आता है कि पाकिस्तान में अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज जो दो बड़ी पार्टियां हैं,
उनका मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल, इक़्तिदार में आने का जो उनका चांस है वो अब बढ़ गया है और इनके चांसेस कम हो गए हैं? ये सूरत हाल आपको ग्राउंड्स पे कैसी नजर आ रही है? देखिए, इस सब के बावजूद कि ये इतना कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उनकी सबसे बड़ी कोशिश जो है, अभी तो वो यही चाहेंगे कि किसी तरीके से ये मामला निपटे, और जो है हो सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में हम ये देखें कि शायद पूरा वो टर्म ना कर पाए, या शायद जो है वो कर भी जाए, लेकिन सूरत हाल तो ऐसी नजर आ रही है कि मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी। जहां तक मामला है कि क्या इस सिचुएशन में अगर इमरान खान को कोई नहीं मिल सकी जगह तो दूसरों को मिल जाएगी, तो प्रॉब्लम ये है कि जो दूसरे हैं वो भी काबिले कबूल नहीं है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पे काबिले कबूल किसके लिए हुआ जाता है, कौन होता है? उसमें सिर्फ एक शहबाज शरीफ का नाम ये लिया जा रहा है, और ये क्योंकि उनकी हमेशा से आप जानते हैं कि एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, वो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। वो कहते हैं कि बस ठीक है, मैं जो हूँ इस वक्त उनकी बारी, उनको लग रहा है कि बस यही उनकी बारी है, अगर अभी भी नहीं आई तो फिर बड़े भाई और उन्हीं का खानदान चलेगा आगे। ये तो हम जानते हैं, गो कि वो जितना मर्जी कहते रहें कि खानदान के बीच कोई रिफ्ट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये तो नजर आता है। तो इस सिचुएशन में शहबाज शरीफ जो हैं वो तो एक नजर आ रहे हैं ऐसा मोहरा कि जिनको शायद इस्तेमाल किया जाए और वो एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर नजर आए। लेकिन जब आप बात करते हैं उन तमाम पीडीएम की, जैसे कि अब पीडीएम निकल खड़ी हुई है, और उसमें जो मरियम नवाज हैं, उनका जो बयानिया है, जिस तरीके से वो लेकर चली हैं, वो तो प्रोमिनेंट तो वही नजर आई हैं, वो हो चुकी हैं, वो उन्होंने अपने आप को लीडर बना लिया, बहुत बहुत सख्त जो है वो स्टैंड लेकर वो बन चुकी हैं। लेकिन इसमें मैं ये समझती हूँ कि कोई ना कोई, हो सकता है कि ये तो हमें वक्त बताएगा, लेकिन कोई ना कोई सिस्टम ऐसा होगा कि शायद इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने एक टफ टाइम दिया है डीजीआईएसआई के मामले को, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको, तो इस सूरत हाल में हो सकता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी ऐसा सोचे कि क्यों ना जो है वो कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। और वैसे ये तो आप जानते हैं ना कि हमेशा से पाकिस्तान का जो भी सिस्टम आ रहा होता है उसमें क्या जरूर बीच में कोई ना कोई जो है वो चीज निकलती है कि जी टेक्नोक्रेट्स क्यों ना लिए जाएं, इन लोगों को क्यों ना दरमियान में शामिल कर लिया जाए, कुछ ऐसा सिस्टम क्यों ना ले आया जाए। तो हो सकता है कि कुछ अरसे के लिए ऐसा सिस्टम भी आ सकता है। मसलन जिस तरह कुछ लोग ये कह रहे थे, ये शुनीद भी सुनाई दी कि जी कहीं मार्शल लॉ तो नहीं आ रहा कुछ महीनों के लिए। मुझे लगता है कि मार्शल लॉ तो नहीं, खैर ये जो ये अब टीएलपी के लिए बुला लिया है इन्होंने रेंजर्स को, ये भी कुछ मार्शल लॉ से कम तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इमरान खान जो हैं वो अगर डीजीआईएसआई का जो मामला जनरल फैज हमीद साहब की वजह से जो कुछ चला, अगर आगे चलकर जो है वो आर्मी चीफ भी बनते हैं, फिर सारे मामला उसी तरीके से रहते हैं, तो हो सकता है कि इमरान खान अपने लिए कोई ना कोई जगह बनाने में दोबारा कामयाब हो जाएं। लेकिन ये इतना आसानी से अब नहीं हो पाएगा। आपने कहा कि इतना आसानी से अब नहीं हो पाएगा, इसलिए कि वो जो मैंने पीछे कहा कि बिल्ली चूहे का खेल जो कई दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में चल रहा है वो ख़त्म होता नज़र नहीं आता, और इकनॉमिक स्टेबिलिटी के कहीं पर भी इम्कानात नहीं नज़र आ रहे। तो आखिर में इस सारी सूरत हाल को सम अप करते हुए आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगी कि पाकिस्तान का जो इकनॉमिक ढांचा है वो इसी तरह मांगे तांगे पर ही चलता रहेगा, और जो सियासत की सूरत हाल है वो इसी बिल्ली चूहे के पुराने खेल को ही आगे लेकर चलती रहेगी? देखिए, जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है वो तो मैं बिल्कुल ये कहूंगी कि संभालना मुश्किल है, इस हुकूमत के बस का काम नहीं है। जो सियासी मामला थे वो मैंने आपको बता दिए कि ये हुकूमत पूरी कर पाती है, मुझे तो नजर नहीं आ रहा ऐसा कि ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी। इस दौरान कुछ ना कुछ जाहिर होगा, आप जो कुछ भी कर लें, अगर इकोनॉमिकली पाकिस्तान को संभालना है तो जाहिर है कि फिर कोई ऐसा सिस्टम और कुछ ऐसा देखा जाएगा कि आखिर किस तरीके से इस चीज से हम निकल पाए, और वो निकलने के लिए जो है वो बाकी जो तमाम सियासी पार्टियां उनसे मदद ली जाएगी, मैं ये समझती हूँ। इसकी वजह ये कि मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि अब क्या एक साल भी अगर और गुजार लिया तो आपने कुछ नहीं कर पाए, इकोनॉमिकली तो आप कुछ नहीं कर पाए ना, हुकूमत भी ये जानती है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तो मैं समझती हूँ कि मुझे नहीं पता, ये तो ये
देखने वाले लोग हैं, हुकूमत और इदारे भी। आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में तो हमारे जो इदारे हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है ताहिर साहब कि इसमें जो ब्लेम किया जाता है वो स्टैब्लिशमेंट को किया जाता है, क्योंकि जो सियासी पार्टियां मुखालफीन हैं, ऑपोजिशन पार्टीज पीडीएम कह लें, जितनी भी हैं, वो ये कहती हैं कि लेकर तो आप आए, आपने ही तो ठीक कर, आप करवाएं ठीक, ये सब कुछ जो है ये इन्हीं की वजह से तो हुआ, असल में तो आप हैं। तो वो जो एक ब्लेम आता है उनके ऊपर, तो जाहिर है कि उससे निकलने के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कि एक हमें नजर ये आया कि उन्होंने बड़ा एक शायद इस हुकूमत के खिलाफ एक स्टैंड जो है वो लिया है। वो जो एक बात कही जा रही है ना कि सेम पेज जो है वो अब सेम नहीं रहा, तो मैं ये समझती हूँ, उससे एग्री करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने बगैर किसी वजह के, क्योंकि जितना वो समझ रहे हैं कि इससे उनको फायदा होगा, मुझे नहीं लगता जो कुछ उन्होंने ये किया डीजीआई वाले मामले पर, हो सकता है कि वो वाकई कुछ ऐसा सोच रहे हैं और उनको आगे चलकर इसका फायदा हो, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा शायद उनको नुकसान हो अब, क्योंकि बात इस तरह होगी नहीं, मतलब रुकेगी नहीं, इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो उनको नजर आएगा और बताया जाएगा कि ये आपने किया है, तो चलें फिर अगर ऐसा है तो ऐसा ही है। लेकिन जो भी आता है या जो भी सिनेरियो बनता है उसमें इकोनॉमिकली पाकिस्तान को किस तरीके से आगे ले जाया जाए, ये मुझे कम से कम कहीं नजर नहीं आता कि ऐसी टीम किस तरह से आएगी कि जो पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकेगी। ये देखने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आलिया, आपने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की और हमारे व्यूअर्स को जो इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में हालात समझने और जानने में मदद मिलेगी। व्यूअर्स बातचीत सुन रहे थे आलिया शाह की, लाहौर से हमें वो बता रही थी कि किस तरह टीएलपी का जो जिन बाहर निकला एक बार से फिर, उसकी वजह से पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं। इसके साथ साथ जो इकनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की है, जो एक गर्दाब सा बना हुआ है, उससे कौम बाहर निकलती हुई नज़र नहीं आ रही। बिला तकल्लुफ़ तज़िये में हम इस तरह की ओपिनियन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आज का तज़िया आलिया शाह और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.